दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंदर सिंह चौहान आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम बात करें राजस्थान के अफवाह तंत्र की बात कर रहे थे। तो अफवाह तंत्र के अंदर हम आज बात करेंगे चंबल नदी की। और चंबल नदी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हमने पिछली क्लास में की है। तो आज मैं एक बार थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आपका और चंबल नदी के बारे में बात बता देता हूँ। तो चंबल नदी के बारे में बात करते हैं। चंबल नदी, तो चंबल नदी की बात करते हैं तो इसका जो उद्गम होता है वो हमने बात की थी पीछे। उद्गम होता है, कहाँ से होता है इसका उद्गम? विंध्याचल पर्वत के जानापा पहाड़ी। जानापा पहाड़ी ये है मध्य प्रदेश महू में। जो मध्य प्रदेश का महू जिला है वहां पर ये जानापा पहाड़ी है। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद अगर इसकी बात करते हैं तो ये लंबाई है इसकी लंबाई है 1051 किलोमीटर कुल लंबाई। इसकी जो कुल लंबाई है वो 1051 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। तो उसमें से क्या है कि अगर बात करते हैं राजस्थान में लंबाई की बात करें, राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 322 किलोमीटर। 322 किलोमीटर, ठीक है। और अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है नदी, ये नदी है राजस्थान में मध्य प्रदेश की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। तो सीमा पर ये लगभग 252 किलोमीटर सीमा पर चलती है। सीमा पर जैसे राजस्थान है तो यहाँ ये नदी, तो ये नदी जैसे यहाँ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है तो ऐसे चलती है, सीमा बनाती है। यहाँ राजस्थान में हो गई, फिर आगे ये धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है एमपी के साथ में। ठीक है दोस्तों। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो ये इसका संगम होता है, जैसे इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि समापन कहाँ होता है नदी का? समापन। तो अगर समापन की बात करें तो ये यमुना नदी है। यमुना नदी मुरादगंज में वहां चलती है ना, मुरादगंज। इटावा जिला है उत्तर प्रदेश में, इटावा यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर इटावा जिला है। वहां पर ये नदी यमुना नदी मिल जाती है, चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी, वो यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है। अब इसकी बात करें तो प्रवाह की बात करें, प्रवाह की यानी किस राज्य में इसका प्रवाह है, तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश की जानापा पहाड़ी से निकलती है, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में ये नदी फिर मध्य प्रदेश में प्रवेश करके उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ जैसे ये राजस्थान से निकलती है ना नदी, राजस्थान से निकलकर, राजस्थान में कहां से निकलती है? धौलपुर में। राजस्थान से निकल करके मध्य प्रदेश में पूर्णतः मध्य प्रदेश प्रवेश कर, एक बार तो मध्य प्रदेश में ही पूर्णतः मध्य प्रदेश में। ये बात ध्यान रखनी है कि जब राजस्थान से निकलती है तो सीधी यूपी में नहीं प्रवेश करके मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये पूर्णतः मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, ये बात आप थोड़ी ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गई मध्य प्रदेश में। फिर बात आती है कि ये राजस्थान में इसका प्रवाह कहाँ है? राजस्थान में प्रवाह, तो राजस्थान में इसका जो प्रवाह है, इसका प्रवाह है चित्तौड़गढ़ के बाद में बूंदी के बाद में कोटा के बाद में सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के बाद में ये करौली, और करौली के बाद में अगर बात आती है तो ये धौलपुर में प्रवेश करती है और धौलपुर से फिर मुरादगंज इटावा में चली जाती है और इटावा में ये यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गई, प्रवाह की बात हो गई
और यहाँ की इसका उद्गम की अगर बात करें तो उद्गम इसका होता है विंध्याचल पर्वत के जानापा पहाड़ियों से। और लंबाई की बात हमने की 1051 किलोमीटर। उसके बाद में राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है 322 किलोमीटर, और राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा 252 किलोमीटर। और उसके बाद में संगम होता है यमुना नदी मुरादगंज इटावा, और उसके बाद में आपको ये आप तुरंत याद करते रहना साथ साथ में। और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसका प्रवाह है। उसके बाद में अगर राजस्थान में ये बात करें तो राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा और सवाई माधोपुर में बहती है। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान में आती है तो राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, तो राजस्थान में ये प्रवेश करती है भैंसरोडगढ़ में। राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में प्रवेश की बात आ जाती है तो पहले ये कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश से। यानी मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है, मंदसौर जिला है, मंदसौर जिला की भानपुर तहसील के चौरासीगढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये तो बात होगी मध्य प्रदेश से, ये मध्य प्रदेश के स्थान है चौरासीगढ़, और चौरासीगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, तो राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में अगर प्रवेश करती है तो ये करती है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है भैंसरोडगढ़, कौन सा, भैंसरोडगढ़, वहां ये राजस्थान में प्रवेश करती है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में ये, यानी राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चंबल नदी का राजस्थान में कहाँ प्रवेश होता है, तो भैंसरोडगढ़, ठीक है। उसके बाद में ये भैंसरोडगढ़ में जैसे ही प्रवेश करती है तो यहाँ एक बामनी नदी मिलती है, कौन सी नदी, बामनी नदी मिलती है, कौन सी नदी मिलती है, बामनी नदी। और बामनी नदी ये चित्तौड़गढ़ से निकल करके चित्तौड़गढ़ में वापस ये चंबल नदी में मिल जाती है। और ये राजस्थान में जब चंबल नदी प्रवेश करती है तो पहली नदी है, कौन सी नदी, बामनी नदी, जो चंबल नदी में मिलती है। जो राजस्थान में प्रवेश करने पर चंबल नदी में मिलने वाली पहली नदी कौन सी है, बामनी नदी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं बामनी नदी है, तो यहाँ पर जब राजस्थान में ये प्रवेश करती है भैंसरोडगढ़ में, तो यहाँ पर एक जलप्रपात बनता है, क्या बनता है, जलप्रपात। और वो कौन सा जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। यानी चूलिया जलप्रपात कहाँ है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। कौन सी नदी पर है, अगर नदी की बात करें तो कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर यह चूलिया जलप्रपात है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो गया, चूलिया जलप्रपात है। और ये चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है, ये चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है, जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी पर ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात होगी राजस्थान में प्रवेश करने की बात होगी ये नदी की। और हमने प्रवाह की बात कर ली है, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, उसके बाद में कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में ये इसका प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। तो उसके बाद में हम बात करें तो इस नदी पर इस नदी की और कुछ विशेष बातें, तो ये राजस्थान की है बारहमासी नदी है, राजस्थान की बारहमासी नदी, राजस्थान की बारहमासी नदी, ठीक है, बारहमासी नदी है। और दूसरी बात इसकी ये है कि इस पर विश्व की एकमात्र नदी है, विश्व की एकमात्र नदी विश्व की, जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में क्या है,
100 किलोमीटर के दायरे में इस पर 3 बांध बने हुए। ये विश्व की एकमात्र नदी है, विश्व की एकमात्र नदी है जिस पर 100 किलोमीटर दायरे में 3 बांध बने हुए। ठीक है, ये इसकी विशेष है। और एक इसकी विशेष ये है कि इस नदी क्षेत्र में, जो इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, यहाँ पर बीड़ भूमि है। इस नदी क्षेत्र में चंबल नदी प्रवाह में, चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में या बहाव क्षेत्र में क्या है, भीड़, कंदराएं, इस नदी की विशेषता है। यानी इस नदी का जो क्षेत्र है वहां पर भीड़, कंदराएं है। ठीक है, भीड़ कंदराएं की हमने पहले भौतिक विभाजन में बात की थी, वो आप पीछे क्लास में देख लेना अगर आपको समझना है। उसके बाद में इस नदी की जो है, ये नदी है राजस्थान की सर्वाधिक मिट्टी अपरदन करने वाली नदी। राजस्थान की सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन करने वाली, मिट्टी का अवनली का अपरदन करने वाली नदी, ये नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी? चंबल नदी। उसके बाद में अगर इसकी बात करें तो ये राजस्थान की 12 नदी होगी, विश्व की एकमात्र नदी है जहाँ पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध है। उसके बाद में ये इस क्षेत्र में भीड़ और कंदरा है, और राजस्थान की सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन करने वाली, अवनली का अपरदन करने वाली। और अवनली का अपरदन के बारे में हमने पीछे जो भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे वहां पर हमने बात की थी। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो इस नदी पर बांधों की बात करते हैं। तो इस नदी पर 4 बांध बने हुए। कितने? 4 बांध। तो कौन कौन से बांध है? पहले बांध की बात करें तो गांधी सागर बांध। ये जो बांध बने थे ना, ये बांध राजस्थान जो चंबल नदी, इस पर एक परियोजना चली थी। कौन सी परियोजना है? बहुउद्देश्य चंबल परियोजना। इस परियोजना के तहत में ये परियोजना में 3 चरणों से ये बांध बने थे। कितने चरणों में? 3 चरणों में बांध बने थे। ठीक है दोस्तों, तो 3 चरणों में अगर पहले चरण की बात करते हैं, फर्स्ट चरण की, तो फर्स्ट चरण के अंदर गांधी सागर बांध बना था। और ये गांधी सागर बांध कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध कहाँ पर है? ये गांधी सागर है मध्य प्रदेश में। और ये चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध ये गांधी सागर बांध है। और इसी फर्स्ट चरण के अंदर एक और बना था, कोटा बैराज। कौन सा? कोटा बैराज। और ये कोटा बैराज कहाँ बना था? कोटा में। या कोटा बैराज के तो या कोटा बांध कहते हैं इसको। और ये बांध है जो कहाँ बना था? कोटा में। कोटा बना था। और इस बांध की अगर हम बात करते हैं तो ये सिंचाई के लिए इसका जल उपयोग लिया जाता है। सिंचाई के लिए उपयोग इस जल का। ठीक है, इस जो बांध का जो जल है कोटा बैराज का, उसका सिंचाई के लिए उपयोग लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर सेकंड चरण की हम बात करते हैं, कौन से चरण की? सेकंड चरण की हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो बांध बने थे चंबल नदी पर, तो चंबल नदी पर ये तो बांध हो गया। और अब तीसरा बांध आ रहा है, तो तीसरा बांध कौन बना था? राणा प्रताप सागर बांध। और ये कहाँ पर है? ये है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और इस बांध की ये विशेषता है कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। वो बांध तो है चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध। और ये जो राणा प्रताप सागर है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, अगर हम चौथे बांध की बात करें, कौन से बांध की? चौथे बांध की हम बात करते हैं, तो चौथे बांध की हम बात करें तो कौन सा बांध हो गया? ज्वार सागर बांध। कौन सा? ज्वार सागर बांध। अब ज्वार सागर बांध की बात आती है तो ज्वार सागर बांध है, ये कहाँ पर है? ये कोटा में, यानी कोटा और बूंदी की सीमा पर है। तो कोटा में ये
ज्वार सागर बांध। ठीक है, तो ये 4 बांध है चंबल नदी पर। इस बांधों के बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद हम बात करेंगे तो देखो एक बार बता देता हूँ आपको। गांधी सागर बांध हो गया मध्य प्रदेश में, चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध हो गया। कोटा बैराज कोटा में हो गया, सिंचाई के लिए इसका जल उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और ये जो बांध है ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद में ज्वार सागर बांध है जो कोटा में। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान जो ये चंबल नदी, उस चंबल नदी की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? सहायक नदियों की। किसकी बात करें? सहायक नदियों की। जो चंबल नदी है उसकी सहायक नदियां। सहायक नदियों की हम बात करें तो सहायक नदियां हैं जो कुछ नदियां हैं वो चंबल नदी में मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में मिलती है, और कुछ नदियां ऐसी हैं जो सीधी राजस्थान से निकलकर और चंबल नदी में मिलती है। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे जो मध्य प्रदेश से निकलकर चंबल नदी मिलती है उस नदियों की बात करेंगे। मध्य प्रदेश से निकलकर चंबल नदी में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश से निकलकर कहां पड़ती है? चंबल नदी में प्रवेश करती है। ठीक है, तो पहले हम बात करें कौन कौन सी नदियां हैं। तो एक नंबर बात करते हैं तो पार्वती नदी। उसके बाद में नदी आएगी परवन नदी के बाद में हम बात करें तो कालीसी नदी, और कालीसी नदी के बाद में बात करेंगे तो आहुर नदी है। ये जो नदियां हैं ये नदियां हैं जो चंबल में मध्य प्रदेश से निकल कर मिलती है। एक बार आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ये राजस्थान का ठीक है, ये राजस्थान का। एक बार आप आते हैं ये आड़ोती क्षेत्र है, उसके बारे में बात करें। चंबल नदी, जैसे यहाँ से चंबल नदी निकलती है, और ये चंबल नदी यहाँ से निकल कर चित्तौड़गढ़ में कोटा बूंदी होती हुई यहाँ से निकल जाती है। ये चंबल नदी का क्षेत्र है। तो इनको आपसे ऊपर से क्रम से याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो क्रम से बताओ। जैसे ऊपर की नदी तो सबसे बात करते हैं, यहाँ 12 जिला है, और यहाँ पर कौन सा? ये तो 12 हो गया, और इधर कौन सा हो गया? झालावाड़ हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कोटा है, तो कोटा का भी यहाँ क्षेत्र है। उसके बाद ऊपर बूंदी आ गया, और इधर आ गया सवाई माधोपुर, करौली आ गए, और इधर पर धौलपुर। ठीक है, तो यहाँ आपको ऐसे ध्यान रखना है कि ये परवन नदी है। ये परवन नदी यहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश से, और 12 में मिलती है, और यहाँ से निकलकर कोटा, और फिर कोटा और सवाई माधोपुर की जैसे सीमा होती है वहां पर ये पार्वती नदी है वो चंबल नदी में मिलती है। ठीक है, तो आपको ऊपर पहले कौन सी नदी आ गई? परवन नदी आ गई। उसके बाद में बात आती है पार्वती नदी की बात हो गई, ये हो गई पार्वती नदी। ठीक है, उसके बाद परवन नदी की बात करती है, झालावाड़ से निकल करके 12 में प्रवेश करती है, और 12 से फिर कोटा में ये कालीसी नदी मिल जाती है। कौन सी? परवन नदी। ठीक है, तो ये दूसरी नदी यहाँ से होगी कौन सी? परवन नदी। उसके बाद में कालीसी नदी आती है। कालीसी नदी यहाँ से निकलती है, और ये झालावाड़ होते हुए 12 और कोटा में बहती हुई यहाँ चंबल नदी में मिलती है। तो ये फिर उसके बाद में कालीसी नदी आ जाती है, कालीसी नदी। और यहाँ से आहुर नदी है, ये झालावाड़ में ही प्रवेश करती है, और झालावाड़ में ही कालीसी नदी मिल जाती है। ठीक है, तो ये ऊपर पहले जैसे पार्वती नदी हो गई, उसके बाद परवन नदी, उसके बाद कालीसी नदी, और यहाँ हो गई आहुर नदी। तो ये आप क्रम इसको ध्यान रखना, यानी ऊपर से नीचे की ओर, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ लेते हैं भाई कौन से क्रम से नदी। तो पहले उत्तर से पूछते हैं तो पार्वती नदी, परवन नदी, कालीसी नदी और आहुर नदी आ जाती है। ठीक है, तो हम एक एक बात कर लेते हैं नदी की अगर बात करें तो ये जैसे पार्वती नदी है, पार्वती नदी की पहले बात करते हैं। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में एक
क्षेत्र है सीहोर क्षेत्र। कौन सा? सीहोर क्षेत्र। और ये सीहोर क्षेत्र कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। कौन सा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी क्षेत्र उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के सीहोर क्षेत्र से मध्य प्रदेश में। ठीक है। कौन सी नदी का? पार्वती नदी का। और पार्वती नदी के बाद में बात आती है, तो इसके और बात बताता हूँ कि ये नदी जो राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में प्रवेश की बात आती है तो 12 में प्रवेश करती है, और 12 से ये फिर कोटा में प्रवेश करती है, और कोटा व सवाई माधोपुर, कोटा व सवाई माधोपुर की सीमा पर, माधोपुर, कोटा व माधोपुर की सीमा पर एक पाली नामक स्थान है। कौन सा? पाली नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। किसमें? चंबल में मिल जाती है। कौन सी नदी में? यानी ये जो पार्वती नदी है राजस्थान में प्रवेश करती है 12 से, और 12 से फिर कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा पर पाली नामक स्थान पर, ये ध्यान रखना, पाली नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है। तो ये तो हो गई पार्वती नदी की बात हो गई। उसके बाद हम बात करें तो परवन नदी की बात करेंगे। कौन सी नदी की? परवन नदी की। परवन नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। कहां से? ये मध्य प्रदेश से फिर इधर झालावाड़ में प्रवेश करती है, और झालावाड़ से फिर 12 में जाती है, और 12 से फिर कोटा, और कोटा में यह चंबल नदी में मिल जाती है। कहां पर? चंबल नदी में मिल जाती है। सॉरी, परवन नदी मिलती है काली सिंध नदी में। कहाँ मिलती है? काली सिंध नदी में। कहाँ पर? कोटा में। ठीक है। उसके बाद में ये निकलती है, बात करें हम काली सिंध नदी की। कौन सी? काली सिंध नदी की। तो ये काली सिंध नदी है, ये इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है देवास मध्य प्रदेश से। कहाँ से? देवास मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का? काली सिंध नदी का। और फिर ये मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश से निकल करके झालावाड़ में प्रवेश करती है। कहाँ पर? झालावाड़ में प्रवेश करती है। झालावाड़ से फिर 12 में, और 12 के बाद में कोटा में प्रवेश करती है, और वह कोटा में नौनेरा नामक स्थान पर कहाँ मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। कहाँ पर? चंबल नदी में। कौन से स्थान पर? ये स्थान ध्यान रखना, नौनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात होगी काली सिंध की। अब एक और नदी रहेगी, उसकी बात कर लेते हैं। आहू नदी की बात करें तो आहू नदी की हम बात करें तो आहू नदी के अंदर इसका जो उद्गम होता है, इसका उद्गम हो जाता है मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, और मध्य प्रदेश से फिर ये झालावाड़ में प्रवेश करती है, और झालावाड़ में ये चंबल नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? चंबल नदी में। और जहां पर ये आहू और काली सिंध नदी दोनों मिलती हैं, सॉरी, ये झालावाड़ में काली सिंध नदी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? सॉरी, मैंने वो बता दिया था, ये काली सिंध नदी मिलती है। जैसे ही आहू नदी निकलती है कहाँ से? मध्य प्रदेश से, फिर झालावाड़ में प्रवेश करती है, और झालावाड़ में प्रवेश करने के बाद में ये कौन सी नदी मिलती है? काली सिंध नदी मिलती है। और जहां पर काली सिंध नदी और आहू नदी दोनों मिलती है, वहां पर गागरोन दुर्ग है। कौन सा? गागरोन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग। कौन सी नदी? आहू नदी और काली सिंध नदी मिलती है वहां पर। और जो परवन नदी है, इस परवन नदी जब ये झालावाड़ में 12 में प्रवेश करती है, यहाँ पर इस पर शेरगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा? शेरगढ़ अभ्यारण्य, ये आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, तो ये हम बात होगी जो मध्य प्रदेश से निकल करके चंबल नदी में जो सहायक नदियां मिलती है उसके बारे में। अब इसकी जो चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो बनास नदी है, और उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।